प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। हम उसकी शुरुआत करते हैं इस पाठ की हेडिंग से कि क्रांति क्या होती है। क्रांति में क्या होता है कि अचानक ही तेज़ी से बदलाव होता है, यानी पूरा परिवर्तन उसमें हो जाता है। और एक इससे मिलती जुलती बात है जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, वो होता है, एक शब्द होता है इससे मिलता जुलता, वो है संक्रांति। अब संक्रांति और क्रांति में एक छोटा सा परिवर्तन होता है। संक्रांति का मतलब होता है धीरे धीरे परिवर्तन, और उस परिवर्तन का परिणाम हमेशा अच्छा ही सकारात्मक होता है। और जो क्रांति होती है उसमें तेज़ी से बदलाव होता है, एकदम परिवर्तन हो जाता है, और उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और हमारा जो चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांस यूरोप का एक देश है। वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से अपने देश में बदलाव किया था, और वो बदलाव उन्होंने इस प्रकार से किया कि उससे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। तो आज हम भी इस पाठ को पढ़ते हैं, किस प्रकार से, क्या कारण था कि वहाँ पर क्रांति हुई, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी और लोगों ने क्या किया था। तो एक इंटरेस्टिंग पाठ है, आप भी इस पाठ को ध्यान से सुनिए। 14 जुलाई सन 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब आतंक का अर्थ होता है कि जहाँ कोई भय या डर का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें, यानी पुरुष और स्त्रियां, टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। हालांकि जो छुड़ाए गए कैदी थे उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया, यानी तोड़ दिया गया उसको, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर एक स्मृति चिन्ह, एक यादगार के रूप में उसको संजो कर रखना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब यहाँ एक शब्द आया है, पाव रोटी। तो पाव रोटी, जिस प्रकार से हम यहाँ पर चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वहाँ पर बेकरी में बनाई जाने वाली रोटी है, जिसकी आप तुलना यहाँ जो ब्रेड बनती है उससे आप कर सकते हैं, यानी खमीर उठी हुई रोटी है। तो इस पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध वहाँ की जनता कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करने पर, यानी पूरा जो समय था उसका प्रारंभ से लेकर अंत तक, जब इतिहासकारों ने इसको देखा तो इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। परिणति यानी समाप्ति। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इसकी आगे बात करेंगे। अब देखिए, ये आपके सामने जो चित्र है वो बास्तिल के उस किले का चित्र है, दिखाया गया है, और किस प्रकार से जो जनता है उसने इस बास्तिल के किले को ढहा दिया गया था। देखिए, अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। अब कहीं कोई क्रांति होगी तो उसका निश्चित रूप से एक बड़ा कारण होता है। क्रांति तभी होती है जब जनता वहाँ की परेशान हो जाती है, अत्याचारों से वो तंग हो जाती है, और अत्याचार सहते सहते उनकी एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सहन करना बंद कर देते हैं। तब वो विस्फोट के साथ में अपनी उस आवाज़ को उठाते हैं, और जो गुस्सा होता है वो सामने आता है। तो हम भी देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज में ऐसा क्या हुआ था कि उनको क्रांति के द्वारा परिवर्तन करना पड़ा, सम्राट को उन्होंने फांसी दी। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी। देखिए, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब यहाँ नाम है लुई 16वां। तो फ्रांस में ऐसे बहुत से राजा हुए थे जिनके क्रमांक थे, लुई पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 14, 15, 16, इस प्रकार से इनके नंबर चलते रहते थे। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय
संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था। अब लिवरे उस समय की फ्रांस की मुद्रा का नाम है लिवरे, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई थी। यह एक कदम भी नाकाफ़ी नहीं था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेस में बंटा हुआ था। यानी जो क्रांति का वहाँ पे वातावरण बना, उसका एक कारण था करों में वृद्धि। अब करों में वृद्धि क्यों करनी पड़ी वो आपने देख लिया गया है। अब दूसरा कारण था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेस में बंटा था। यानी 3 एस्टेस या 3 समाज के वर्ग थे, और केवल तीसरे एस्टेस के लोग जो कि जनसाधारण थे वो ही टैक्स या कर अदा करते थे। अब देखिए सबसे बड़ी इस कर व्यवस्था की जो कमी थी, तो केवल जो तीसरा वर्ग था, तीसरा एस्टेस था, उसके लोग जो कि जनसाधारण थे उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। बाकी जो प्रथम और द्वितीय एस्टेस थे उनको कर देना नहीं पड़ता था। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल थे, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो प्रथम एस्टेट था उसमें पादरी वर्ग शामिल था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, और दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग था। यानी जो राजकाज से संबंधित जो लोग थे, जो जमींदार थे, वो उस वर्ग में थे। जो तीसरा एस्टेट था उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, और उसमें किसान और कारीगर, और तीसरे नंबर पे छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, यानी एक बहुत बड़ी संख्या थी। तो ये केवल तृतीय एस्टेट के जो लोग थे इनको ही टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स देते थे, और जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट में शामिल थे उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये सबसे बड़ा वहाँ पे एक विरोधाभास था कर वाले मामले में, जिसके अंतर्गत जो तीसरा एस्टेट था उनको इस बात से बहुत बड़ी शिकायत थी कि हम कर देते हैं और जो 2 और एस्टेट के लोग हैं वो केवल फ़ायदा उठाते हैं, वो कर नहीं देते। तो जो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। अब इसमें आगे एक चित्र आएगा जो कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, लगभग 90% किसान पूरी आबादी में, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी सारे भूमिहीन थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 आगे और तीसरे एस्टेस के जो अमीर लोग थे उनका अधिकार था। तो प्रथम 2 एस्टेस और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त था। यानी जन्म से उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। अब देखिए किस प्रकार से किसान का शोषण होता था। जो उसके सामंत थे, अब उनके घर और खेतों में वो काम करता था, सैन्य सेवाएं देता था, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक बड़ा हिस्सा वसूलता था। तो वहाँ पर टाइद नाम का एक धार्मिक कर था जो चर्च वसूल करता था। और ऊपर से तीसरे एस्टेस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। ये सरकार को कर चुकाने के अलावा जो उनके सामंत थे वो उनसे टैक्स लेते थे, कर लेते थे,
और चर्च भी एक धार्मिक कर लेता था जिसका नाम टाइद था। तो इस प्रकार से जो 90% किसानों वाली वहाँ की आबादी थी वो करों के बोझ के तले दबी हुई थी और इन सब के शोषण से वो परेशान थे। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, यानी प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर। अब जो अप्रत्यक्ष कर थे वो नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब देखिए इसमें जो नए शब्द आए हैं, ये लिवरे, मैंने पहले आपको बता दिया था फ्रांस की मुद्रा, लेकिन उसको 1794 में उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में एस्टेट। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यक्त करने वाली एक श्रेणी थी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, और टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला यह कर। तो यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अब मान लीजिए किसी के यदि 10 क्विंटल उसको गेहूं अनाज पैदा हुआ है तो 1 क्विंटल कर के रूप में उसको देना पड़ता था। तो टाइल सीधे राज्य को अदा करने वाला कर। तो अब देखिए समाज की स्थिति को दर्शाने वाला एक ये चित्र है जो कि एक चित्रकार ने वहाँ उस स्थिति को दिखाया है। अब इसमें देखिए, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। यानी इस गरीब मजदूर से वो सारी सामग्री ले रहा है लेकिन नज़र उसकी तरफ नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है और वो सोचता है कि इसका शोषण करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को तो मकड़ा और किसान को मक्खी के रूप में चित्रित किया है। अब ये कुलीन व्यक्ति है, इसको तो उसने चित्रकार ने बताया है मकड़ा, इसको तो मकड़े के रूप में माना गया है। जमींदार को बताया है मकड़ा, और ये जो किसान है इसको बताया है मक्खी। अब इसको मकड़ा और इसको मक्खी क्यों बताया गया है? ये इसलिए बताया गया क्योंकि आपने देखा होगा जब मकड़ा अपना जाला बनाता है और उस जाले में छोटे छोटे उड़ने वाले जानवर, मक्खी इत्यादि उसके अंदर फंस जाती है, तो वो उस मक्खी को पता ही नहीं होता कि ये जो मकड़े ने जाल बना रखा है उस जाल में फंसकर उसके प्राण चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जो सामंत है वो अपनी इस गरीब जनता को मक्खी की तरह उस अपने जाल में फंसा के उसका सारा धन, उसका अनाज, उसकी सुख, चैन, शांति सब कुछ वो छीन लेता है उससे। इसलिए मकड़े को शोषण का प्रतीक माना गया है, शोषण करने वाला, और मक्खी जो कि शोषण सहन करता है। तो चित्रकार ने सामंत को और किसान को मकड़े और मक्खी के रूप में चित्रित किया है। अब फ्रांस की उस समय जो जनसंख्या थी वो 1715 में 2,30,00,000 थी, जो सन 1789 में 2,80,00,000 होगी। परिणाम इसका ये हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। जो अनाज का उत्पादन था उसकी तुलना में मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के जो मुख्य खाद्य था पाव रोटी, उसकी कीमत में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई जिस गति से बढ़ रही थी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ, अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। जो अमीर था वो अमीर होता गया, गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। कभी सूखा हुआ, कभी ओले गिर गए तो जो किसान की फसल थी वो नष्ट हो जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे और राजा को उनकी इस जीविका संकट से कोई लेना देना नहीं था। अब जीविका संकट, ये नए शब्द को हम देखते हैं, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और अनाम का अर्थ होता है जिसका कोई नाम हमें जानकारी नहीं हो, मालूम नहीं हो। अब देखिए जीविका का संकट पैदा कैसे होता है। अब देखिए इसमें एक ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम देखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले है खराब फसल। अब फसल यदि खराब हो गई तो उसका क्या परिणाम होगा। फसल अगर खराब हो गई है तो फिर जो इसका परिणाम होगा वो अन्न का अभाव हो जाएगा। फसल खराब होगी तो अन्न का अभाव हो जाएगा। अब यहाँ आएगा अन्न का अभाव। और उसके बाद में जब अन्न का अभाव हो जाएगा तो फिर जो खाद्य पदार्थों की कीमत है वो बढ़ जाएगी। फसल खराब हुई, उसके बाद में अन्न का अभाव हुआ और अन्न का अभाव होने से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो गरीब और जो गुरबा है वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। अब वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो फिर एक तो खाद्य पदार्थों की इसमें जो खाद्य दंगे हो जाएंगे। जब कीमत बढ़ जाएगी, खरीद नहीं पाएंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसी के साथ में उनका शरीर भी उनका कमज़ोर हो जाएगा। खरीद नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो रोगों से ग्रस्त होंगे, महामारी फैलेगी और जब महामारी फैलेगी तो फिर मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जीविका का संकट जब उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से उसका जो अंत होता है वो लोगों की मौत के साथ होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला इसका जो पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार से बनी थी। अगला बिंदु आता है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की, धन अर्जित किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का जो आधार है वो उसकी योग्यता ही होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जोक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी और अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किया। राजा के देवी अधिकार होते हैं कि राजा को देवता के समान माना जाता है कि जो राजा कर देगा वही सही है और उसका कोई विरोध नहीं करेगा, ये राजा के देवी अधिकार। और निरंकुश अधिकारों का मतलब, निरंकुश का मतलब है जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो। तो लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का उसने खंडन किया था, देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। लोग पहले से परेशान थे और सम्राट ने फिर से नए कर लगा दिए।
तो जब इस प्रकार से जनता पूरी तरह से परेशान थी, पहले से परेशान थी और नया कर लगा के उनको आग में घी डालने वाली जैसी बात की थी, उनके गुस्से को, जनता के गुस्से को और भड़का दिया गया था। तो फिर क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अब क्रांति किस प्रकार से प्रारंभ हुई, इस टॉपिक से हम जो बात करेंगे वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे।